हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी अपनी सौम्या मैम। तो कैसे हो? एकदम स्वस्थ और मस्त। आज क्या होने वाला है? आज देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th को, चैप्टर नंबर 1 को एक ही वन शॉट वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ही बैच पर, जिसका नाम क्या है? पेस क्लास 11th कॉमर्स का 2026 का हिंदी मीडियम का ये बैच है, जिसमें आपको सारे ही जितने चैप्टर हैं क्लास 11th के उसका वन शॉट में, यानी पूरा का चैप्टर जो है वो एक वीडियो में ही मिल जाएगा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि प्रॉपर आपका एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी अच्छे तरीके से व्याख्या के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हम लोग करेंगे। तो क्लास 11th की आपकी जो कॉमर्स की जर्नी है वो बहुत आसान सी हो जाए, इसके लिए मैं आपकी अपनी मैम आ गई हूँ। तो बच्चों, पहले तो हमने ये जानना होगा कि क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 क्या है और इसमें आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 1 जो आपका है उसका नाम क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य, यानी व्यवसाय बिजनेस, व्यापार ट्रेड और वाणिज्य को कहते हैं कॉमर्स। तो बेसिकली इसमें हम लोग व्यवसाय के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिजनेस क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है। बिजनेस एक्टिविटीज यानी व्यावसायिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, और उद्योग क्या है, उद्योग के प्रकार क्या हैं, व्यापार क्या होता है, व्यापार की सहायक क्रियाएं क्या होती हैं। तो आज के इस पूरे चैप्टर में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो टॉपिक क्या होने वाले हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्यवसाय का अर्थ क्या है। ठीक है, व्यवसाय का अर्थ क्या है, यानी इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, यानी बिजनेस एक्टिविटीज को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उद्योग और वाणिज्य क्या होता है, उद्योग के प्रकार कितने होते हैं, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, और जैसे पेशा या रोजगार और व्यवसाय क्या हो हैं। साथ ही व्यावसायिक जोखिम के बारे में यहाँ हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलो पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि बिजनेस, चैप्टर नंबर 1 में व्यवसाय के बारे में बताया गया है कि बिजनेस क्या है। तो आप सब लोगों को पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए बेटा कि बिजनेस यानी व्यवसाय होता क्या है, बिजनेस का मतलब क्या है। आप लोगों ने क्लास 11th में कॉमर्स लिया है, ठीक है, और कॉमर्स आपके लेने के पीछे का रीजन ही कहीं ना कहीं बिजनेस से थोड़ा बहुत लगाव होना हो सकता है। तो बिजनेस क्या होता है या किस चीज को हम लोग बिजनेस कहेंगे, इसके बारे में जानने की जरूरत है। तो देखो बेटा, अगर कोई भी सामान आप खरीदते हो, ठीक है, तो कहाँ से खरीदते हो? किसी शॉप से खरीदते हो, किसी दुकान से खरीदते हो आसपास के। उसके बदले में तुम लोग क्या देते हो? कुछ पैसा देते हो, है ना। और पैसे के बदले में कोई सामान तुम लोग लेकर के आते हो और फिर उसके बाद उस सामान का यूज करते हो, उपभोग करते हो। तो ये जो शॉपकीपर है ना, दुकानदार जो है आसपास के, सामने के, आपके अगल बगल के, घरों के अगल बगल के, ये दुकानदार क्या कर रहे हैं? ये दुकानदार एक प्रकार से बिजनेस कर रहे हैं, है ना। ये कुछ सामान बेच रहे हैं और बदले में पैसा कमा रहे हैं। और ये जो सामान बेच रहे हैं वो लगातार बेच रहे हैं, अपनी दुकानों में बेच रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से बड़े बड़े कंपनी की अगर हम बात करें, जहां उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये जो प्रोडक्शन हो रहा है उद्योग में होते हैं। तो उत्पादन काम या किसी वस्तु को बना करके बेचना, ठीक है, और बेचना और ये खरीदने की जो क्रिया है लगातार चलती रहती है, जिसमें कहीं ना कहीं पैसा जो है वो इन्वॉल्व होता है, उसको हम बिजनेस कह सकते हैं, व्यवसाय कह सकते हैं। तो इन्हीं कुछ बातों को थोड़ा सा समेटते हुए चलते हैं और बिजनेस के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, बिजनेस का मतलब क्या होता है? उस आर्थिक क्रिया से है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से है, जो निरंतर चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन यानी प्रोडक्शन किया जाता है, या फिर किसी वस्तु और सेवा को खरीद बेचा जाता है। ठीक है, बेचा जाता है, क्रय और विक्रय किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, उत्पादन एवं विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है। और बेटा ये जो बेचा किस लिए जाता है? कि कुछ लाभ प्राप्त हो जाए, कुछ प्रॉफिट मिल जाए। तो बिजनेस जो है, व्यवसाय जो है, वो एक
इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक क्रिया है, जिसमें किसी वस्तु का या किसी सेवा का प्रोडक्शन यानी उत्पादन करते हैं या फिर किसी वस्तु को बेचते हैं और बेचने का उद्देश्य होता है लाभ को कमाना, ठीक है, प्रॉफिट को कमाना। मतलब जितना हमें उस वस्तु को बनाने में लगा है या जो कॉस्ट वैल्यू हमारी लगी है उससे ज़्यादा मूल्य में अगर वस्तु को बेच दिया जाए तो इसे कहते हैं कि हमने कुछ अतिरिक्त लाभ कमाया है। तो लागत मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर वस्तु को विक्रय किया जाता है और यही विक्रय की जो ज़्यादा मात्रा होती है, ज़्यादा मूल्य जो होता है, वही लाभ कमाना होता है, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई है कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक क्रिया है। तो हमें समझना पड़ेगा कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बिजनेस की विशेषताओं को देख लेते हैं। सबसे पहली विशेषता होती है कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। किसी भी क्रिया को आर्थिक क्रिया कब कहा जाता है? जिस क्रिया में धन इन्वॉल्व हो, मनी इन्वॉल्व हो या मनी या धन का समावेश हो, उस क्रिया को, उस एक्टिविटी को आर्थिक क्रिया बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई वस्तु खरीदते हो, कोई सामान खरीदते हो अपने पास की दुकान से और खरीदने के लिए आप क्या देते हो? पैसा देते हो, है ना। या कोई दुकानदार कोई सामान बेच रहा है तो बेचने के बदले में वो क्या ले रहा है? पैसा ले रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आर्थिक क्रिया कहा जाएगा यदि आपने किसी सामान को खरीदा है या किसी दुकानदार ने किसी सामान को बेचा है, ठीक है। तो ये एक आर्थिक क्रिया हो गई। इसके साथ ही बेटा अगर मान लो कि आप किसी हॉस्पिटल में एज अ वर्कर काम कर रहे हैं तो बदले में आपको क्या मिलता है? सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है। तो इसके मतलब ये हुआ कि आप वहाँ से भी कुछ कमा रहे हो। अगर आप किसी स्कूल में हो और एज अ टीचर वर्क कर रहे हो तो वहाँ पर भी टीचिंग जो हो गया वो क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, आर्थिक क्रिया हो गया, क्योंकि इसमें टीचर को क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रही है, स्कूल से कुछ ना कुछ कमाई हो रही है उसकी। तो ऐसा कोई भी काम जिसमें कुछ कमाई हो, कुछ पैसा मिले, उसको हम आर्थिक क्रिया बोलते हैं। जैसे एक दुकानदार जो है या एक कंपनी का जो ओनर है वो सब क्या कर रहे हैं? आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर एक सब्जी का मार्केट है। सब्जी के मार्केट में बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और सब्जियाँ या फल खरीद रहे हैं, तो बदले में हम कुछ ना कुछ पैसा दे रहे होंगे और जो फल बेचने वाला है वो कुछ ना कुछ पैसा प्राप्त कर रहा होगा, यानी आर्थिक क्रिया हो रही है, ठीक है। अगर आप किसी मान लो कोई, यहाँ पर देखो बर्गर आप खाने गए हो मैकडी में, ठीक है, और वहाँ पर आप बर्गर खरीद रहे हो तो बदले में आप क्या दे रहे हो? कुछ पैसा दे रहे हो। तो ये आर्थिक क्रिया हो गई। तो बेटा यहाँ पर आर्थिक क्रिया ये वाला जो सेल्स पर्सन है वो भी कर रहा है, ठीक है, और आप भी कर रहे हो क्योंकि आप कोई सामान खरीद रहे हो, तो आर्थिक क्रिया हो रही है। तो व्यवसाय में भी बेटा लाभ इन्वॉल्व होता है। व्यवसाय में भी जो व्यवसायी होते हैं किसी भी सामान को बेचते हैं तो बदले में पैसा कमाते हैं, इसीलिए व्यवसाय क्या हो गया? आर्थिक क्रिया हो गई, ठीक है। तो व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया समझा जाता है क्योंकि यह लाभ कमाने के उद्देश्य से या जीवन यापन करने के उद्देश्य से की जाती है। इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, इसमें लाभ इन्वॉल्व होता है, इसीलिए ये एक आर्थिक क्रिया है। इसके बाद देखिए बेटा, दूसरी विशेषता क्या है? इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति शामिल होती है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन यानी किसी वस्तु को बनाना, ठीक है। जैसे बड़े बड़े उत्पादनकर्ता मैन्युफैक्चरर क्या है? बड़ी बड़ी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। मान लो एक कंपनी है जो कि कार बना रही है, तो कार बनाने वाली कंपनी क्या हो गई? वो भी एक प्रकार का क्या कर रही है? व्यवसाय कर रही है, ठीक है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी सामान का उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर बना बनाया सामान ही कहीं से खरीदा जा रहा है इस भावना से कि बाद में बेचा जाएगा, तो किसी सामान को या तो हम खरीदें फिर से बेचने के लिए, या हम कोई सामान बनाएं, निर्माण करें, तो इसका मतलब है कि हम कुछ ना कुछ व्यवसाय कर रहे हैं
और निर्माण करने का हमारा जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होना चाहिए, बेचना होना चाहिए। यानी हम वस्तु का निर्माण इसीलिए कर रहे हैं कि हम उसे बेचेंगे और कुछ ना कुछ लाभ कमाएंगे। तो उत्पादन या फिर कह सकते हो खरीदना व्यवसाय कहलाएगा। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या उनका जो प्राप्ति है उसे हम व्यवसाय बोल सकते हैं, जिसमें कि वस्तुओं को उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए सुलभ कराने से पूर्व व्यावसायिक इकाइयों द्वारा या तो इनका उत्पादन किया जाता है, बनाया जाता है इन्हें, या फिर ऐसी सामान को कहीं से अरेंज किया जाता है जिस सामान को किसी उपभोक्ता को बेचा जाए, ठीक है, या फिर इनका क्रय किया जाता है। अतः प्रत्येक व्यावसायिक इकाई जिन वस्तुओं में व्यापार करती है उनका या तो वो स्वयं उत्पादन करती है या आपूर्ति करने के लिए उत्पादकों से प्राप्त करती है। थोड़ा सा और उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो कार जो बनाने वाली कंपनी है अगर कार बना रही है तो फिर वो क्या हो गया, वो उत्पादन क्रिया हो गई, ठीक है। और मान लो कि एक कोई सामान ऐसा है जिसे बनाया नहीं जा रहा है लेकिन जिसे कहीं से खरीद करके बेचा जा रहा है, तो वह भी क्या हो गया, बिजनेस हो गया, व्यवसाय हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय या विनिमय किया जाता है बिजनेस में। बिजनेस में बेटा अगर आपने कोई सामान बनाया है, ठीक है, अगर आपने कोई भी सामान बनाया है और उस सामान को अगर आप नहीं बेच रहे हो किसी को, दूसरे को, तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। अगर सिर्फ उत्पादन करना ही बिजनेस नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर तुम अपने घर में खाना बना रहे हो स्वयं उपभोग करने के लिए, तुम्हारी जो मदर है वो खाना पका रही हैं और खुद ही मतलब खाना बना करके इसे कहीं बेच नहीं रही हैं, बल्कि क्या कर रही हैं, स्वयं ही उपभोग कर रही हैं या तुम लोगों को दे रही हैं, परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको दे रही हैं। तो यहाँ कोई बिजनेस नहीं हुआ, यहाँ प्रोडक्शन जरूर हुआ, उत्पादन जरूर हुआ, लेकिन बिजनेस नहीं हुआ। बिजनेस के लिए जरूरी है कि अगर हम जो सामान उत्पादित कर रहे हैं उसे हम पुनः क्या करें, बेचें, विक्रय करें, तभी बिजनेस होगा, ठीक। तो भाई यहाँ पर देखिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय में मूल्य के बदले में, पैसे के बदले में वस्तु का या सेवा का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। यदि वस्तुओं का उत्पादन उत्पादक के द्वारा स्वयं के उपभोग के लिए किया जाए, खुद के खाने के लिए किया जाए, तो इसे बिजनेस नहीं कहेंगे। इस प्रकार के उत्पादन को बिजनेस नहीं कहेंगे। तो ऐसी क्रिया व्यावसायिक क्रिया नहीं कहलाती है। जैसे मान लो कि घर में अपने परिवार के सदस्यों के लिए भोजन को पकाना, खाना को पकाना बिजनेस नहीं है, लेकिन किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में अगर कोई खाना बनाया जा रहा है कुक के द्वारा और फिर इसे बेचा जा रहा है, ठीक है, प्रोवाइड किया जा रहा है दूसरे लोगों को, कस्टमर को, तो यहाँ पर बिजनेस हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा, जो नेक्स्ट आपका फीचर या विशेषता है, यह नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का यहाँ एक्सचेंज यानी विनिमय किया जाता है। एक बार आपने कोई सामान बेचा, ठीक है, एक्सचेंज बेचा या विक्रय किया, तो वहां पर बिजनेस नहीं हुआ। अगर मान लो कि जैसे कि अगर आप लोगों ने कोई पेन, मान लो कोई पेन आपने खरीदी थी दुकान से 25 रुपए की, और उसी पेन को आपने अपने किसी दोस्त को 30 रुपीज में बेच दी, तो आपने यहाँ पर खरीदना भी किया, बेचना भी किया, क्रय विक्रय भी हुआ, तो क्या यहाँ बिजनेस हुआ? इसका आंसर आएगा कि नहीं, यहाँ कोई बिजनेस नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने वन टाइम यानी सिर्फ एक बार ही अपने किसी दोस्त को कोई सामान बेचा है। आपका कोई दुकान नहीं, आपका कोई रेगुलर डीलिंग नहीं हो रहा है, लगातार आप कोई सामान खरीद करके नहीं बेच रहे हो, लगातार आप पेन का कोई विक्रय नहीं कर रहे हो, तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। तो अगर आपने एक बार, जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी आपकी खुद की प्रॉपर्टी है और आपने उसे कहीं से खरीदा था कभी,
और फिर उसे थोड़ा सा उसका वैल्यू बढ़ा करके, मूल्य बढ़ाकर आप उसे बेच दे रहे हो और केवल वन टाइम आप ऐसा कर रहे हो, तो यहाँ पर भी बिजनेस नहीं माना जाएगा। जब तक कि आप वही क्रिया बेचने और खरीदने की प्रॉपर्टी में लगातार ना करो, रेगुलर ना करो, ठीक है। तो व्यवसाय की एक विशेषता यह होती है कि इसमें नियमित रूप से किसी वस्तु या किसी सेवा का लेन देन किया जाता है। जैसे एक पुराना स्कूटर है, ठीक है, एक पुराना स्कूटर था आपका जो बहुत बेकार हो गया था और चल नहीं रहा था, ठीक से वर्क नहीं कर रहा था। इसको आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है, बेच दिया, थोड़ा बहुत पैसा आपको मिल गया इसके बदले में। यहाँ पर कोई बिजनेस हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये पुराना सामान था आपका जिसका आपने कोई यूज नहीं था और आपने इसको सेल किया है। लेकिन मान लो अगर आपका खुद का एक शॉप है, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारी स्कूटी रखी हुई है और उसमें आप क्या करते हो, रेगुलर लगातार आप स्कूटी को सेल करते हो, तो आप बिजनेस कर रहे हो। देखिए बेटा, नेक्स्ट फीचर विशेषता क्या होती है, बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट को अर्न करना, लाभ को कमाना। कभी किसी दान के लिए, किसी चैरिटी में ऐसे ही सामान को नहीं बांटा जाता है बिजनेस में। बिजनेस में ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम किसी सामान को बेच रहे हैं तो हम उसकी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में उस सामान को बेचेंगे। जितना लागत हो रहा है, जितना उस सामान को बनाने में खर्चा आ रहा है, उससे ज्यादा पैसे पर सामान को बेचा जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया लाभ के रूप में आय को अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। पैसा यहाँ पर, लाभ यहाँ पर मेन उद्देश्य होता है। हर टाइप के बिजनेस का, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, उत्पादन से संबंधित हो या किसी व्यापार से संबंधित हो, मेन उद्देश्य क्या होता है, ज्यादा से मात्रा में लाभ कमाना, ठीक। इसके बाद देखिए बेटा, बिजनेस में एक और बहुत बड़ी चीज होती है कि इसमें जो रिटर्न होता है, यानी जो आय होती है, वो अनिश्चित होती है, अनसर्टेन होती है। मतलब आय घटती बढ़ती रहती है, लाभ की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बिजनेस व्यवसाय जो होता है उसमें जो प्रॉफिट होता है वो भविष्य पर डिपेंड करता है। कि भविष्य जो होता है, आप सब जानते हो कि भविष्य क्या है, अनिश्चित है, अनसर्टेन है। भविष्य में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि डिमांड में चेंजेस आ जाए, हो सकता है कि जो आपने सोचा था वैसा कुछ ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि कंपटीशन का लेवल बढ़ जाए, है ना। तो जो हमारा रिटर्न है, जो हमारी आय है, उसकी मात्रा घटती या बढ़ती रहती है। और ये ऐसा तब होता है जब बिजनेस में अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती हैं, अनिश्चितताएं इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इसके बाद बिजनेस की एक विशेषता होती है जोखिम का तत्व होना, रिस्क एलिमेंट। जैसा अभी जस्ट मैंने बताया कि बिजनेस में जो प्रॉफिट की मात्रा है वो घटती बढ़ती रहती है, वो अनिश्चित होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिजनेस जो होता है वो रिस्की होता है। बिजनेस में हमेशा कुछ ऐसे अनफॉरसीन इवेंट हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं घटित होने के चांसेस होते हैं जिसके बारे में आपने इतना अनुमान नहीं लगाया था। कुछ इमरजेंसीज हो सकती हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, मानवीय समस्याएं आ सकती हैं। वर्कर स्ट्राइक पर कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, उत्पादन कार्य ठप हो जाए तो भी जोखिम की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो लाभ है उसकी अनिश्चितता, ठीक है, प्रॉफिट की जो अनसर्टेनिटीज है, उसी को कहा जाता है जोखिम। तो हर प्रकार का बिजनेस, उसमें जोखिम कुछ ना कुछ होता ही होता है, ठीक है। तो जोखिम का एलिमेंट बिजनेस में पाया जाता है। इन सब चीजों को मिलाकर के हम बिजनेस का बहुत सारे फीचर्स या विशेषताएं बता सकते हैं। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं थी। सबसे बड़ी होती है कि ये एक आर्थिक क्रिया है ना, आर्थिक क्रिया है। उसके बाद वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति इसमें शामिल होती है, या तो उसका प्रोडक्शन करें या फिर जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वहीं से खरीदा जाए उनसे और उसके बाद उसको बेचा जाए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसमें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किसी वस्तु का विक्रय किया जाता है, बेचा जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। और नियमित रूप से किसी वस्तु या किसी सेवा का यहाँ पर विनिमय यानी एक्सचेंज लगातार चलता रहता है, तभी इसे बिजनेस बोला जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या है बेटा,
इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य होता है किसी भी प्रकार के बिजनेस का, वो लाभ कमाना होता है। और प्रतिफल जो है, जो रिटर्न है, जो आय की मात्रा है, वो अनिश्चित होती है, अनसर्टेन होती है हर प्रकार के बिजनेस में। और लास्ट में क्या होता है बेटा, लास्ट में बिजनेस में जोखिम निहित होता है। हमेशा हर प्रकार के बिजनेस में रिस्क पाया जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस एक्टिविटीज भी कई प्रकार की होती हैं, बिजनेस भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी सामान को बना रहे हैं, ठीक है, उसका उत्पादन कर रहे हैं, तो यह किस प्रकार की बिजनेस एक्टिविटी हो गई, उद्योग हो गया। और मान लो किसी बनी बनाई वस्तु को, सामान को बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, व्यापार हो गया। ठीक, तो बिजनेस एक्टिविटीज यानी व्यावसायिक क्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है उद्योग, इंडस्ट्री, और दूसरा है कॉमर्स यानी वाणिज्य। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेटा, उद्योग का मतलब होता है किसी वस्तु को या किसी सेवा को बनाना, प्रोडक्शन करना। ठीक है, और वाणिज्य का मतलब होता है कि बनी बनाई किसी सामान को बेचना और खरीदना, जिसे हम व्यापार भी बोलते हैं। और वाणिज्य में एक और चीज आती है, व्यापार की सहायक क्रियाएं, यानी जो बेचने और खरीदने का जो काम है उसको आसान करने के लिए बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं, जैसे बैंक होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, वेयर हाउसिंग होते हैं, भंडारण गृह होते हैं, जो बेचने और खरीदने के काम को आसान बना देते हैं। इसे कहते हैं व्यापार की सहायक क्रियाएं। ठीक है, तो कॉमर्स क्या होता है बेटा, कॉमर्स दो चीजों से मिलकर के बना है, एक होता है व्यापार और दूसरा होता है व्यापार की सहायक क्रियाएं। डिटेल्ड में इन सब के बारे में हम जानेंगे कि उद्योग क्या है, वाणिज्य क्या है। तो व्यावसायिक क्रियाएं दो तरह की होती है, एक उद्योग और दूसरा वाणिज्य। आइए सबसे पहले जानते हैं कि उद्योग किसे कहा जाता है। उद्योग से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करने से है। यानी उद्योग में किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा होता है या किसी सेवा का उत्पादन हो रहा होता है, और रिसोर्सेज यानी संसाधनों का इस प्रकार से यूज करते हैं कि वो मोस्ट यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, कोई रॉ मटेरियल, कोई कच्चा सामान इस तरह से उसका यूज करते हैं, प्रोसेसिंग या प्रक्रिया करवा करके, और उसके रूप को चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, और वो ज़्यादा यूजफुल सामान बना देते हैं उसी कच्चे माल को यूज करके। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप जो लोहा है, कच्चा लोहा, उस कच्चे लोहे से क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है ना, स्टील के बर्तन बन जाते हैं। एक पेड़ जो है, ठीक है, पेड़ की जो लकड़ी है उससे एक बहुत सुंदर सा फर्नीचर बन जाता है, फर्नीचर बनाए जा सकते हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कच्चा सामान से जो ज़्यादा यूजफुल नहीं है, उस सामान को ज़्यादा यूजफुल बना देना उद्योग में होता है ऐसा। ठीक, तो यहाँ पर देखो, तो उद्योग शब्द का प्रयोग उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जिनमें यांत्रिक उपकरण, ठीक, जिसमें मशीन का प्रयोग करके या तकनीकी कौशल का, टेक्नोलॉजीज का यूज करके इनमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, अथवा प्रक्रिया तथा पशुओं के प्रजनन एवं पालन से संबंधित क्रियाएं भी शामिल की जाती हैं। बेटा, किसी सिर्फ वस्तु का उत्पादन करना नहीं, बल्कि प्रजनन क्रियाएं कराना भी उद्योग में आते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मुर्गी पालन हो रहा है, मछली पालन हो रहा है, तो मछलियों की संख्या बढ़ाई जा रही है, मुर्गियों की संख्या बढ़ाई जा रही है, भेड़ पालन हो रहा है, गाय पालन हो रहा है, तो ये सब भी क्या हो गया, ये सब भी एक प्रकार का उद्योग हो गया, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं प्रजनन क्रियाएं करा करके उत्पाद बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक, तो इसके बाद देखो, उद्योग भी तीन तरह के होते हैं। एक होता है पहला प्राथमिक उद्योग, दूसरा गौण उद्योग, और तीसरा तृतीयक श्रेणी के उद्योग, जिसे कि सेवा उद्योग भी बोला जाता है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक उद्योग क्या होते हैं। तो देखिए, प्राथमिक उद्योग का मतलब होता है ऐसे इंडस्ट्री से, ऐसे उद्योगों से जिसका संबंध प्रकृति से होता है, नेचर से होता है। अगर मान लीजिए कि नेचर से, प्रकृति से प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्टली कोई सामान निकाला जा रहा है, उसका अवशोषण किया जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्राथमिक उद्योग। ठीक, जैसे इसमें क्या होता है, इन उद्योगों में वह सभी क्रियाएं शामिल की जाती हैं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के खनन यानी माइनिंग से है, उत्पादन से है। जैसे कि मान लो कि प्राकृतिक संसाधन में क्या आते हैं, पशु भी आते हैं, पक्षी जीव जंतु भी आते हैं। तो पशुओं से या जीव जंतुओं का जो प्रजनन करा करके उनकी जो संख्याओं को बढ़ाया जाता है, वो भी प्राथमिक उद्योग में आएगा। तो प्रकृति से जो सामान जो हमें प्राप्त होते हैं और प्रकृति से जो निष्कर्षण किया जाता है जिन सामानों का, उन्हें हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, प्राथमिक उद्योग हो गया। जैसे माइनिंग, खनन क्रियाएं, खनन करके हम क्या निकालते हैं, बहुत सारे, जैसे आयरन निकालते हैं, ठीक है, तेल निकालते हैं जमीन से, तो ये सब क्या हो गया, सोना निकालते हैं, ये सब क्या हो गया, ये सब बेटा, ये सारी चीजें मानी जाएंगी प्राथमिक उद्योग में। ठीक है। प्राथमिक उद्योगों के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, एक्सट्रैक्ट करना, भूमि से, मृदा से, जल से किसी सामान को बाहर निकालना, नेचर से, प्रकृति से किसी खनिज को बाहर निकालना, ये सब क्या हो गया, निष्कर्षण उद्योग में आएगा। ठीक, तो ये उद्योग उत्पादों को प्राकृतिक स्रोतों से निष्कर्षित यानी निकालते हैं। और निष्कर्षण उद्योग जो होते हैं वो बेसिकली कच्चे माल की आपूर्ति कराते हैं बेटा, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, किसको, गौड़ उद्योग को। इनका जो सामान होता है, जो प्रकृति से निकाला जाता है, भूमि से, मृदा से निकाला जाता है, वो सामान कच्चा माल की तरह यूज किया जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए। ठीक, जैसे कि देखो यहाँ पर सोना निकाला जा रहा है सोने की खान से, यहाँ पर कोयला निकाला जा रहा है जमीन से। तो इस तरह से क्या है, यहाँ माइनिंग क्रियाएं की जा रही हैं। इसके बाद देखो बेटा, दूसरा जो प्रकार आता है प्राथमिक उद्योग का, उसे कहते हैं जननिक उद्योग, जेनेटिक इंडस्ट्री। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, जनन प्रक्रिया मतलब किसी पशु का, किसी जीव का प्रजनन क्रिया करा करके उनकी संख्याओं को इसमें बढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे इन उद्योगों का मुख्य कार्य पशु पक्षियों का प्रजनन एवं पालन तथा वनस्पति उगाना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो एक नर्सरी है जहाँ पर बहुत सारे पौधे उगाए जा रहे हैं ताकि उनका उपयोग आगे विभिन्न उत्पादों के लिए किया जा सके। तो जननिक उद्योग में पौधों के प्रजनन से लेकर के बीजों तथा पौधा संवर्धन नर्सरी कंपनियां इनके विशेष उदाहरण होते हैं। इसके अतिरिक्त पशु प्रजनन, फार्म, मुर्गी पालन, ठीक है, ये सारी भी क्रियाएं कराई जाती हैं। ठीक, मछली पालन करना, ये सब जननिक उद्योग में आएंगे। इसके बाद आता है सेकंड उद्योग का दूसरा प्रकार, जिसे कहते हैं गौड़ उद्योग या द्वितीयक उद्योग या सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें बेटा जो प्राथमिक उद्योग के जो कच्चे माल होते हैं, प्राथमिक उद्योग के जो पदार्थ होते हैं, वो कच्चे माल कहलाते हैं इन उद्योगों के लिए, रॉ मटेरियल होते हैं इन उद्योगों के लिए। उन्हीं कच्चे माल की प्रक्रिया के द्वारा उनको और ज़्यादा यूजफुल में कन्वर्ट किया जाता है, यूजफुल सामान में बदला जाता है। तो इन उद्योगों में खनन उद्योगों के द्वारा निष्कर्षित माल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है और इन उद्योगों के द्वारा निर्मित माल या तो अंतिम उपभोग के लिए उपभोक्ताओं को दे दिए जाते हैं, के प्रयोग किए जाते हैं, या दूसरे उद्योगों के में आगे की प्रक्रिया में उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए लोहा खनन जो है वो प्राथमिक उद्योग है, लेकिन इसी लोहे से जो स्टील बनाई जाती है, स्टील का जो निर्माण किया जाता है, वो द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग में आएगा। तो माध्यमिक उद्योगों को आगे निम्न श्रेणियों में भी बांटा जा सकता है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है। पहला आता है विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, किसी सामान को प्रक्रिया के माध्यम से बनाना,
ठीक। इन उद्योगों के द्वारा कच्चे माल को प्रक्रिया में लेकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाता है और इस प्रकार ये प्रारूप उपयोगिता यानी फॉर्म यूटिलिटी, रूप उपयोगिता का सृजन करते हैं। ठीक है, ये उद्योग कच्चे माल से तैयार माल बनाते हैं जिनका हम यूज करते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कच्चा लोहा होता है उससे स्टील बनाना, ये आएगा आपका विनिर्माण उद्योग में, जिसमें कुछ प्रक्रिया, कुछ प्रोसेस से ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा यूजफुल सामान बना दिया जाता है। इसके बाद देखिए बेटा, इसके बाद सेकंड आता है निर्माण उद्योग यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसमें क्या आता है बेटा, इसमें आता है किसी संरचना, ठीक है, किसी जैसे किसी रोड का निर्माण करना, किसी भवन का निर्माण करना, किसी बांध का निर्माण करना, किसी पुल का निर्माण करना, ये सब क्या हो गया बेटा, संरचना से संबंधित जो उत्पाद हैं उनका निर्माण करना, ये कहलाएगा आपका किसमें, निर्माण उद्योग में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ठीक, इसमें भवन, बांध, पुल, सड़क, सुरंग, नहर जैसे निर्माण में संलग्न कार्य किए जाते हैं। इन उद्योगों में अभियांत्रिकी तथा वास्तुकलात्मक चातुर्य का प्रयोग किया जाता है। इसमें टेक्निक्स का यूज करके, वास्तुकला का यूज करके कुछ उपयोगी संसाधन बनाए जाते हैं जिनका लंबे समय तक यूज किया जाता रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड टाइप का आपका इंडस्ट्री, जिसे हम बोलते हैं टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर, भी सेवा उद्योग या तृतीय क्षेत्र के उद्योग। ये बेसिकली क्या होते हैं, सेवा से संबंधित होते हैं, सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं। इसमें किसी वस्तु का नहीं बल्कि किसी सेवा का उत्पादन किया जाता है, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बीमा हो गया, भंडारण हो गया, परिवहन के हो गया। ये सब क्या है, ये सब किसी सेवा क्षेत्र से संबंधित सामान है। तो इस प्रकार के उद्योग प्राथमिक तथा द्वितीयक उद्योगों को सहायक सेवाएं सुलभ कराने का काम करते हैं। ठीक है, तथा व्यापारिक क्रियाकलापों को संपन्न कराते हैं। ये उद्योग सेवा सुविधा सुलभ कराते हैं बेटा। खास तौर पे ये जो सेवाएं होती हैं जो कि तृतीय क्षेत्र के उद्योग प्रदान कर रहे होते हैं, वो प्राथमिक और सेकेंडरी यानी गौड़ उद्योग के लिए सहायक सेवाएं होते हैं। जैसे बैंकिंग क्या है, बैंक लोन देते हैं, है ना। इसी तरह जो इंश्योरेंस, बीमा जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करवाती है व्यवसायियों को। इसी प्रकार से जो भंडारण गृह हैं वो किसी सामान को लंबे समय तक क्या करते हैं, प्रदान करवा पाते हैं, ठीक है, स्टोरेज करवा पाते हैं। तो ये सब क्या हो गया, ये सब सेवा क्षेत्र हो गए, सेवा उद्योग के हो गए, जो कि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्र के उद्योगों के लिए कुछ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसका यूज करके ये अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे व्यावसायिक जो हमारा क्रिया थी, एक थी उद्योग और दूसरा क्या थी, वाणिज्य, कॉमर्स के बारे में बात करते हैं। कॉमर्स क्या होता है, जो तुम लोग पढ़ रहे हो उसे कहेंगे कॉमर्स, हाँ जी, उसे तो कहेंगे ही कॉमर्स। लेकिन अगर आप कॉमर्स की लैंग्वेज में कॉमर्स को समझना चाहते हो तो कॉमर्स का मतलब क्या होता है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, यानी व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाओं को कॉमर्स यानी वाणिज्य कहा जाता है। व्यापार क्या होता है, व्यापार का मतलब होता है कि जब हम कोई सामान बेचते या खरीदते हैं, ट्रेडिंग करना उसे कहते हैं, व्यापार करना उसे कहते हैं। और व्यापार की सहायक क्रियाएं क्या होती हैं, जो व्यापार करना आसान बना देती हैं। ठीक, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब बिजनेस करना या ट्रेड करना आसान कर दे रही हैं, बेचना और खरीदना आसान कर दे रही हैं। ठीक, तो वाणिज्य क्या होता है, वो दो प्रकार की क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। पहली जिसमें कि माल की बिक्री की जाती है या इसका एक्सचेंज किया जाता है, इन्हें हम व्यापार कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। और दूसरी वे सभी सेवाएं जो कि व्यापार में यूजफुल होती हैं, ट्रेड करना आसान बनाती हैं, उसको व्यापार की सहायक क्रियाएं बोलते हैं, जिसमें आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, बीमा, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग, ठीक है, गोदाम व्यवस्था। ये सब क्या हो गया, व्यापार की सहायक क्रिया हो गई। दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, वाणिज्य बनता है। तो वाणिज्य बेसिकली होता क्या है,
कॉमर्स होता क्या है? वाणिज्य होता है व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। सहायक क्रिया, इन दोनों से मिलकर के बनता है हमारा कॉमर्स यानी वाणिज्य। यहां पर देखो, अब हम बात करेंगे ट्रेड क्या है, व्यापार क्या है। तो व्यापार क्या होता है? इसका मतलब होता है लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तु या सेवा का क्रय और विक्रय करना, बेचना और खरीदना। बेचने और खरीदने की क्रिया को हम लोग ट्रेड बोल सकते हैं। इसमें किसी वस्तु को या किसी सेवा को बनाया नहीं जा रहा है, बल्कि क्या किया जा रहा है? बनी बनाई वस्तु को बेचा जा रहा है। ठीक, और बेचा जा रहा है और मैन्युफैक्चरर से खरीदा जा रहा है, उत्पादनकर्ता से खरीदा जा रहा है, तो इसे कहेंगे हम ट्रेड करना या व्यापार करना। तो व्यापार की सहायक क्रियाएं देखो, इसमें बैंक दिख रहे हैं हमें, इसमें वेयर हाउसेस दिख रहे हैं, इसमें हमें यहाँ पर इंश्योरेंस हमें दिख रहा है, जिसमें आपकी लाइफ इंश्योरेंस से लेकर के आपका जितना भी, आप अगर कोई बिजनेसमैन है तो अपने किसी सामान का भी आप इंश्योरेंस करा सकते हैं, अपने गोडाउन्स का करा सकते हैं इंश्योरेंस। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के साधन हमें नजर आ रहे हैं। ये सब क्या हो गया? ये सब प्रोवाइड करने वाली जो कंपनीज होती हैं वो एड्स टू ट्रेड कर रही हैं, व्यापार की सहायक क्रियाएं कर रही हैं। तो इसका अभिप्राय उन क्रियाओं से है जिसमें व्यापार में आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर किया जाता है। अब देखो बेटा, ये जो एड्स टू ट्रेड है, जिसे हम व्यापार की सहायक क्रियाएं बोल रहे हैं, जो कि वाणिज्य के अंदर आता है, कॉमर्स में आता है, इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत बेटा ट्रेड को आसान करने के लिए होती है। बिजनेस ट्रेड को यानी व्यापार को आसान करने के लिए होती है, बहुत सारी बाधाओं को ये दूर करती हैं। जैसे मान लो व्यक्तियों की बाधा, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, मध्यस्थ जो लोग होते हैं, होलसेलर, रिटेलर्स, ये सब जो लोग होते हैं बेटा, जो व्यवसायी भी कहलाते हैं, ट्रेडर भी कहलाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जो सामान होता है, कोई वस्तु जो होती है वो हम तक यानी उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों की बाधा को दूर करते हैं मिडिल मैन। स्थान की बाधा, प्लेस की बाधा, हर सामान हर जगह उपलब्ध हो जाए, ये कैसे संभव है? जब परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन के साधन होंगे, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होंगी। ठीक, इसी तरह समय की बाधा, समय की बाधा का मतलब जब हम चाहें तब हमें सामान मिल जाए, ये कैसे पॉसिबल होगा? प्रोडक्शन तो हर समय हो नहीं रहा है, प्रोडक्शन तो, उत्पादन तो किसी सामान का हर समय होता नहीं है। कोई ऐसे ऐसे सामान होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सीजन में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन उनकी डिमांड हर समय होती है। तब क्या करें हम? तब हम उसे क्या कर सकते हैं? वेयर हाउसेज में रख सकते हैं, गोडाउन्स में रख सकते हैं, भंडारण गृह में रख सकते हैं, है ना। तो स्थान की बाधा कौन दूर कर रहा है? परिवहन। और समय की बाधा कौन दूर कर रहा है? संग्रहण सुविधाएं। ठीक है, वेयर हाउसेज डिपार्टमेंट। ये क्या करते हैं बेटा? ये सामान को सुरक्षित संग्रहित करने की सुविधा देते हैं। इसके बाद जोखिम की बाधा, रिस्क। बिजनेस में हमेशा मैंने बोला कि रिस्क होता है। बिजनेस में भविष्य में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसकी वजह से लाभ की जो मात्रा होती है वो हानि में बदल जा सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने जोखिम को, रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, बीमा करवा लीजिए, इंश्योरेंस करवा लीजिए इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कराने से क्या होता है? अगर मान लो हानि हो जाती है, दुर्घटना घटित हो जाती है, आग लग जाती है या फिर चोरी हो जाती है सामान की, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी उसका मुआवजा देती है, कंपनसेशन देती है व्यवसायियों को। इस वजह से कह सकते हो कि कुछ जोखिम की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। ठीक, तो जोखिम की बाधा को दूर करता है कौन? बीमा। वित्त की बाधा, भाई पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ना उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, किसी सामान को खरीद करके बेचने के लिए। तो वित्त कहाँ से प्राप्त होगा? व्यवसायियों को, ट्रेडर्स को, बैंक से। तो बैंकिंग सर्विसेज जो होती हैं वो वित्त की बाधा को दूर करती हैं। सूचना की बाधा, आपका सामान बन करके तैयार हो गया, अब इसे बेचना है ग्राहक को, ग्राहक को बताना पड़ेगा।
ग्राहक को बताना पड़ेगा कि इस वस्तु में, सामान में ये गुण हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विज्ञापन निकालना पड़ेगा। तो विज्ञापन जो हो गया या विज्ञापन जो एजेंसीज हो गई, वह किस तरह की बाधा को दूर करेंगी? सूचना की बाधा को दूर करेंगी, इंफॉर्मेशन की बाधा को दूर करती हैं। इसके बाद बच्चा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो क्या है? वो है कि आर्थिक क्रियाएं, जिसमें मैंने बताया आप लोगों को कि बिजनेस जो है वो एक आर्थिक क्रिया है। इसी तरह आर्थिक क्रियाओं के भी कई प्रकार होते हैं, कई टाइप्स होते हैं। इसमें आता है पैसा और रोजगार भी। तो आर्थिक क्रियाओं के और दो प्रकार को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पैसा की। पैसा यानी प्रोफेशन। पैसा क्या होता है बेटा? पैसा यानी किसी प्रोफेशन में आपको जाने के लिए किसी एक विशेष डिग्री की जरूरत पड़ती है। एक विशेष फील्ड में एक अनुभव की, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान होना चाहिए, आपको विशिष्ट नॉलेज होनी चाहिए उस फील्ड की। आपको कोई डिग्री लेकर के, कोई शिक्षा लेकर के, पढ़ाई करके आपको जाना होगा उस प्रोफेशन में। जैसे अगर मान लो आप मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको एक स्पेशल डिग्री लेने की ज़रूरत पड़ेगी, MBBS की एटलीस्ट कम से कम, है ना। तब आप एक डॉक्टरी का पेशा स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप एक वकील बनना चाहते हो तो आपको वकालत की डिग्री लेनी पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोफेशन में जाने के लिए आपके पास एक स्पेशल डिग्री होनी चाहिए, एक स्पेशल योग्यता होनी चाहिए, तब जाकर के आप पेशेवर बन सकते हो और आर्थिक क्रिया कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। तो पैसा क्या होता है? इसका मतलब होता है उस आर्थिक क्रिया से, इकोनॉमिक एक्टिविटी से, जिसमें कि एक विशेष ज्ञान की और कुशलता प्राप्त व्यक्ति के द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को निष्पक्ष सेवा करने के लिए ये लोग काम करते हैं। ठीक है, ये प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके पास एक अपने प्रोफेशन से, अपने पेशे से संबंधित ज्ञान होता है, डिग्री होती है, और इनका मुख्य उद्देश्य होता है अपने लोगों को या जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनकी सेवा करना। जैसे कि एक डॉक्टर, एक वकील, वो क्या है? पेशे में है। ठीक, पेशेवर कहलाएंगे, प्रोफेशनल कहलाएंगे ये लोग। अगर पेशे की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं या क्या क्या चीजें होनी चाहिए? विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, तकनीकी ज्ञान होना चाहिए अपने पेशे से संबंधित, प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब आपकी कोई ऐसे कॉलेज से पढ़ाई होनी चाहिए जहां पर आपने ट्रेनिंग ली हो, सीखा हो, उस पेशे से संबंधित बहुत सारे कौशल को सीखा हो, गुणों को सीखा हो। ठीक, प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना। जैसे मान लो अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपकी जो डिग्री है वो कहाँ से अप्रूव्ड होनी चाहिए? वो होनी चाहिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया क्या हो गई? एक संघ हो गया जो कि डॉक्टरों के लिए क्या करता है? एक प्रकार से डॉक्टरों के लिए और डॉक्टरी से संबंधित जितने भी कोर्सेज होते हैं उनको अप्रूव्ड करवाता है, उनको अप्रूवल देता है। ठीक है, साथ ही साथ पेशे से संबंधित जो भी स्पेशल कह सकते हो कि नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, वो ये पेशेवर संघ अपने अपने पेशे से संबंधित बनाते हैं। ठीक, तो प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना इसमें जरूरी होता है, और यही प्रतिनिधि पेशेवर संघ, यूनियन जो होते हैं, वो आचार संहिता यानी नियम, कायदे कानून पेशे से संबंधित बनाते हैं। तो आचार संहिता भी पेशे में पाई जाती है और हर एक पेशेवर को इस नियम का पालन करना जरूरी होता है। पांचवी जो विशेषता होती है, आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना को इसमें प्राथमिकता दी जाती है बच्चा। मतलब यहाँ पर लाभ कमाना, धन कमाना ही मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि जो क्लाइंट हैं, जो आपके पेशेंट हैं, उनका क्या करना होता है? उनको सेवा देना इनका मुख्य उद्देश्य होता है पेशे का। तो सेवा भावना यहाँ प्राथमिकता मिलती है। रोजगार, आर्थिक क्रिया का जो तीसरा प्रकार होता है उसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। रोजगार का मतलब होता है अगर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं और बदले में आपको वेतन मिल रहा है तो इसे रोजगार बोला जा सकता है। एक अनुबंध के आधार पर रोजगार की शुरुआत होती है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर। इसका मतलब होता है उस आर्थिक क्रिया से
जिसके अंतर्गत लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में वेतन यानी पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। दूसरों के लिए काम करना, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, दूसरी कंपनी में काम करना, एज अ वर्कर, एज अ कर्मचारी आप कहलाओगे कि आप एक रोजगार की आर्थिक क्रिया कर रहे हो। रोजगार की विशेषताएं क्या है? दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के लिए सेवा देना। इसमें व्यक्तिगत सेवा दी जाती है, इसमें आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके एम्प्लॉयर से और वो उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर आप काम करते हो। इसमें एक समझौता होता है, इसमें नौकरी होती है, आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस की तरह, बिजनेस में पूंजी लगाई जाती है, अपना पैसा लगाया जाता है, तब जाकर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो। लेकिन एक किसी कंपनी में काम करने के लिए आपको किसी पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें जोखिम नहीं है क्योंकि इसमें आपका खुद का पैसा इन्वॉल्व नहीं है। आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी हमेशा दी जाएगी। नियोक्ता की प्रकृति के आधार पर नियम बनाए जाते हैं। जो आपका एम्प्लॉयर होता है वही एक रोजगार में काम करने वाले एम्प्लॉय के लिए नियम, कायदे, कानून बनाता है। ठीक। और व्यवसाय के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें निरंतर यानी रेगुलर बेसिस पर किसी वस्तु का या किसी सेवा का उत्पादन या उसकी खरीद करके उसका क्रय विक्रय किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है और इसमें जोखिम जो होता है वो पाया जाता है। अगर मैं बात करूं बिजनेस, प्रोफेशन और रोजगार में क्या डिफरेंसेस हैं, तो यहाँ पर देखो बेटा, ये आपका पॉइंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। अक्सर आप जब भी किसी आर्थिक क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये तीनों ही आर्थिक क्रिया हैं क्योंकि इन तीनों ही क्रियाओं को करके धन कमाया जाता है, जीविकोपार्जन किया जाता है, तो ये तीनों ही कमाई प्रकार की क्रिया में धन यानी मनी इन्वॉल्व होती है, इसीलिए इसे आर्थिक क्रिया बोला जा रहा है। इसमें अंतर क्या है? स्थापना की विधि। व्यवसाय क्या है बेटा? व्यवसाय जो है किसी उद्यमी के, किसी एंटरप्रेन्योर के अपने खुद के निर्णय के आधार पर इसकी शुरुआत होती है, यानी अपने से स्टार्ट किया जा सकता है। उद्यमी का निर्णय तथा अन्य कानूनी औपचारिकताओं को करके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पैसे की अगर हम बात करें तो किसी व्यावसायिक संस्था की सदस्यता तथा व्यवहारिक योग्यता का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आप किसी पेशा में एंटर कर सकते हैं। आपके पास एक अप्रूव्ड डिग्री होनी चाहिए, आपने किसी अप्रूव्ड कोर्स किया हो, तभी आप प्रोफेशन में जा सकते हैं। रोजगार के लिए बेटा नियुक्ति पत्र आपके पास होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए, तब आप अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। ठीक है। कार्य की प्रकृति अगर हम बात करें तो इसमें क्या किया जाता है? जनता की को वस्तु तथा सेवा की सुलभता कराई जाती है। इसमें कस्टमर को, उपभोक्ताओं को किसी वस्तु या सेवा को सुलभ कराया जाता है, प्रदान कराया जाता है। पेशे में क्या होता है बेटा? इसमें व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे एक वकील जो होता है वो अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव, अपनी सेवाएं, अपने ज्ञान को क्लाइंट को देता है और उसकी समस्याओं को, उसके केस को सॉल्व करवाता है, उसके बिहाफ पर लड़ता है, तो अपनी व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करता है। रोजगार में क्या होता है बेटा? इसमें सेवा समझौता या सेवा के नियमों के अनुसार कार्य किया जाता है। इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो रूल्स और रेगुलेशंस मेंशन होते हैं, लिखे होते हैं, उसके अनुसार एक कर्मचारी काम करता है। ठीक है, उसकी कार्य की प्रकृति उसमें लिखी होती है। अगर योग्यता की बात करें तो क्या व्यवसायी बनने के लिए किसी स्पेशल डिग्री की योग्यता की जरूरत है? तो आंसर आएगा कि नहीं। ठीक है, यानी किसी न्यूनतम योग्यता की जरूरत नहीं होती है व्यवसाय में जाने के लिए, लेकिन पेशा में एंटर करने के लिए विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण या विशेष योग्यता या विशेष डिग्री की जरूरत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। रोजगार की अगर हम बात करें तो जो जॉब आप कर रहे हैं उस जॉब से रिलेटेड आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उस जॉब की रिक्वायरमेंट के अनुसार, यानी जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आपके पास ज्ञान होना चाहिए। बात करें अगर रिटर्न की, यानी प्रतिफल के रूप में क्या मिलता है, व्यवसायी को क्या मिलता है? आय के रूप में लाभ मिलता है। ठीक है। पेशा में क्या मिलता है बेटा? इसमें एक
कह सकते हो कि फीस मिलती है। ठीक है, एक पेशेवर अपनी सेवाओं के बदले में अपने क्लाइंट से फी चार्ज करता है, लाभ नहीं लेता बल्कि फी चार्ज करता है। और रोजगार में क्या मिलता है? वेतन या मजदूरी, वेज या सैलरी नियोक्ता अपने वर्कर को देता है। जोखिम की अगर हम बात करें तो जोखिम कहाँ है बेटा? यस, व्यवसाय में बहुत ज्यादा जोखिम है क्योंकि इसमें लाभ जो है वो अनिश्चित होता है। पैसा में क्या होता है? फीस हो सकता है कि नियमित ना आए, या फीस जो हो सकता है कि पेशेंट छोड़ के चले जा रहे हैं, क्लाइंट्स छोड़ के चले जा रहे हैं, तो फीस थोड़ा बहुत अनियमित हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जोखिम इसमें नहीं होता है। रोजगार में बिल्कुल भी जोखिम नहीं होता है क्योंकि आपका कुछ भी पैसा लगा नहीं होता है इसमें। पूंजी निवेश की अगर हम बात करें तो व्यवसाय में हाँ, जिस तरह का आप बिजनेस कर रहे हैं उसके आधार पर, उसके बेसिस पर आपको कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ता है, कुछ ना कुछ पूंजी लगानी पड़ती है अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए और लगातार क्रियाएं करने के लिए। आपके व्यवसाय के आकार और प्रकार और प्रकृति के आधार पर पूंजी की मात्रा घटती है या बढ़ती है। रोजगार की हम बात करें तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी पूंजी निवेश नहीं होता है। पेशे में स्थापना के समय बेटा सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मान लो आप डॉक्टर हो और अपनी क्लिनिक खोल रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी क्लिनिक को ओपन करने के लिए। हित हस्तांतरण, क्या आप अपने लाभ को दूसरों को बांट सकते हो? अगर आप एक व्यवसायी हो और आप बिजनेसमैन हो तो क्या अपने लाभ को बांट सकते हो? हाँ, अपने लाभ को ट्रांसफर कर सकते हो, सेल कर सकते हो अपने बिजनेस को। ठीक है, तो कुछ औपचारिकता के साथ हित का हस्तांतरण संभव होता है व्यवसाय में। पैसा में ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर किसी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है तो डॉक्टर अपनी फीस को दूसरे डॉक्टर को बोल दे कि नहीं आप उसको पे कर दीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका मरीज जो है जिसने आपसे ट्रीटमेंट कराया है, आपके नाम पर ही रसीद कटेगी, फीस दी जाएगी। आप अपने फीस को हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं किसी अन्य डॉक्टर को। इसी प्रकार से रोजगार में आपकी सैलरी जो है वो आपके नाम पे क्रेडिट होती है, आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। आप दूसरे व्यक्ति को अपनी सैलरी अपने नियोक्ता से नहीं कह सकते हो कि मेरी जगह पर मेरे काम के बदले में इस व्यक्ति को आप सैलरी दो, ट्रांसफर करो। ऐसा नहीं हो सकता है। तो हितों का हस्तांतरण व्यवसाय में तो कर सकते हैं, लेकिन पैसा में और रोजगार में ये संभव नहीं है। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट की अगर हम बात करें, नियम कायदे कानून की बात करें, रूल्स की बात करें, तो बिजनेस में ऐसा कोई बहुत कठोर रिजिड रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। जबकि पैसे में यस, पेशेवर आचार संहिता का पालन करना बहुत जरूरी होता है। और रोजगार में जो आपका नियोक्ता है, एम्प्लॉयर जो है, जो आपकी कंपनी है, वो कर्मचारियों से संबंधित कुछ नियम बनाती है, उसका पालन करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे बेटा व्यवसाय के उद्देश्य की। व्यवसाय जो कि एक आर्थिक क्रिया है जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, लेकिन बिजनेस करने के पीछे का मोटिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी बिजनेसमैन का, क्यों वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। कुछ आर्थिक उद्देश्य होते हैं और कुछ सामाजिक उद्देश्य होते हैं जिसकी वजह से वो बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचता है। आर्थिक उद्देश्य में क्या आता है? लाभ कमाना, है ना। कोई भी बिजनेस बेटा लाभ अर्जित करने के लिए ही स्टार्ट किया जाता है। ग्राहक का सृजन करना, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को क्रिएट करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की मात्रा भी बढ़ जाए, ये भी आर्थिक उद्देश्य में आएगा। नव प्रवर्तन करना, इनोवेशन करना, मतलब कुछ नया बनाना, कुछ नई वस्तु का उत्पादन करना, किसी नई क्रियाविधि को अपनाना, कुछ समथिंग मेकिंग समथिंग न्यू, कुछ नया बनाना, कुछ नए उत्पाद का विकास करना, ये भी आर्थिक उद्देश्य में आएगा। सामाजिक उद्देश्य की हम बात करें तो बेटा देखो, बिजनेस जो है वो समाज में स्थित है और बिजनेस, किसी भी तरह का बिजनेस हो, वो समाज के विभिन्न वर्गों से बहुत सारी चीजें ले रहा है, समाज के बहुत संसाधनों का यूज कर रहा है, प्रदूषण भी फैला रहा है कहीं ना कहीं। तो एक बिजनेस के भी कुछ सामाजिक दायित्व बनते हैं समाज के प्रति, सोसाइटी के लिए। वो क्या होते हैं? अच्छी किस्म की वस्तु को अच्छे कीमत पर यानी उचित मूल्य पर प्रदान किया जाए, ज़्यादा पैसा ना लिया जाए, समाज के विकास में योगदान दिया जाए, है ना। समाज का विकास कैसे होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का सृजन हो,
ठीक है। तो रोजगार का सृजन करना, रोजगार को उपलब्ध कराना, ये भी सामाजिक उद्देश्य होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का। और जो भी विनियोजक हैं, जो पैसा लगा रहे हैं किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में, उनके प्रॉफिट को बढ़ाना। क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा जो विनियोजक हैं, इन्वेस्टर जो हैं, वो तो समाज के ही लोग हैं ना। वो पैसा लगा रहे हैं किसी कंपनी में, तो उनको भी बदले में क्या चाहिए? उनको बदले में चाहिए कि उनका जो पूंजी है वो सुरक्षित रहे और पूंजी बढ़े, उनका कैपिटल बढ़े, उनको लाभ मिले। तो उनको लाभ देना भी एक सामाजिक उद्देश्य यहाँ पर आएगा। समाज के विकास में योगदान करना, स्कूल्स खोलना, हॉस्पिटल्स खोलना, पार्क खोलना, ठीक है। तो ये सब समाज के सामाजिक उत्तरदायित्व तो हो गए हैं व्यवसाय के, जो कि समाज का कल्याण करने से संबंधित हैं। अब जो टॉपिक है वो है व्यावसायिक जोखिम, बिजनेस रिस्क। बिजनेस है तो रिस्क है, क्योंकि रिस्क नहीं होगा तो हम कहेंगे कि प्रॉफिट भी नहीं होगा। बिजनेस करने का मतलब ही है बच्चा कि हम बिजनेसमैन हैं, हम रिस्क लेने को तैयार हैं, हम साहसी हैं और हम साहस करने को तैयार हैं, क्योंकि हमें कमाना है लाभ और प्रॉफिट कमाने के लिए हमें रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक, तो व्यावसायिक जोखिम क्या होता है, बिजनेस रिस्क क्या होता है और रिस्क कितने तरह के होते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो ये देखो, इसका मतलब होता है अनिश्चितताओं के कारण, अनसर्टेनिटीज के कारण व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ अथवा हानि की संभावना होना। बेटा आज तो सब देख रहे हैं कि आज कैसा चल रहा है, लेकिन कल क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। आज का दिन, अभी एक पल जो हम जी रहे हैं, दूसरे ही पल में क्या होगा हमें नहीं पता, है ना। इसी तरह बिजनेस को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनी को भी ये नहीं पता होता है कि आगे क्या घटित होने की संभावना है। वो सिर्फ क्या करते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, सिर्फ वो देख सकते हैं कि हाँ फ्यूचर में दिक्कत ना हो इसके लिए हम क्या क्या कर दें, लेकिन उसके बाद भी फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उनकी जो प्रॉफिट कैपेसिटी है, लाभ कमाने की जो क्षमता है, वो कम हो सकती है। जैसे कोई भूकंप आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, कोरोना जैसी कोई महामारी आ जाए, कोई तकनीकी समस्या आ जाए, कोई मांग में अचानक से कमी आ जाए, समाज का जो कोई लोग हैं, उनकी जो प्राथमिकताएं हैं, उनका जो टेस्ट है, उनका जो फैशन है, उसमें बदलाव आ जाए, कुछ भी ऐसी अनिश्चितता हो जाए जिसकी वजह से लॉस हो जाए, तो इसे कहेंगे व्यावसायिक जोखिम। ठीक, जैसे यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या हो गया, भूकंप आ गया है। इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी हर प्रकार के व्यवसाय को थोड़ा या कम या ज्यादा प्रभावित कर देती हैं। ठीक, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। तो व्हीलर ने क्या कहा है, व्हीलर के अनुसार जोखिम हानि का संयोग होता है, हानि की संयोग या हानि की संभावना है। ठीक, यह किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना है, कुछ ऐसा जो कि आपके लिए, बिजनेस के लिए फेवरेबल ना हो। ठीक, सीओ हार्डेल के अनुसार क्या है, लागत, हानि या क्षति के संबंध में अनिश्चितता को जोखिम कहते हैं। मतलब आपका कॉस्ट ज्यादा हो जाए, आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाए या कम होने की संभावना हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे, जोखिम कहेंगे, जो कि बिजनेस में हमेशा ही पाया जाता है। अब व्यावसायिक जोखिम की विशेषता क्या होती है, किस तरह का होता है व्यावसायिक जोखिम। व्यावसायिक जोखिम अनिश्चितताओं के कारण होते हैं बेटा, अनसर्टेनिटीज के कारण होते हैं। फ्यूचर की जो अनिश्चितता है, फ्यूचर को हम देख नहीं सकते हैं, है ना। फ्यूचर को हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में हम ऐसा करेंगे, भविष्य में ऐसा हो सकता है, बट भविष्य को देखा नहीं जा सकता है, भविष्य अनिश्चित होता है और इसी अनिश्चितता के कारण जोखिम जो है वो उत्पन्न होता है, पाया जाता है। तो अनिश्चितताओं से तात्पर्य होता है भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाएं जिनका हम लोग, जिनको जानते नहीं हैं। जैसे प्राकृतिक आपदा हो जाए, मांग में कोई कमी आ जाए या मांग में कोई चेंजेस आ जाए, मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में कोई चेंजेस आ जाए, सरकारी नीति में कोई चेंजेस आ जाए, तकनीकी में कोई सुधार आ जाए या तकनीकी में कोई परिवर्तन आ जाए। ठीक है,
तो इन सब की वजह से, इन फ्यूचर की अनिश्चितताओं की वजह से जोखिम जो है वो पाया जाता है। तो व्यावसायिक जोखिम में हमेशा अनिश्चितताओं के कारण ही उत्पन्न होते हैं। इसके बाद देखिए, दूसरी जो विशेषता होती है कि जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक ही अंग होता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो बिना रिस्क के किया जा सके। तो हर प्रकार के बिजनेस में रिस्क पाया जाता है, ठीक है। हाँ, रिस्क की मात्रा कम या ज्यादा जरूर हो सकती है। जोखिम की मात्रा मुख्यतः व्यवसाय की प्रकृति और आकार पर निर्भर करती है। अगर बड़ा बिजनेस है, बड़े आकार में प्रोडक्शन हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो उसमें जोखिम भी ज्यादा होगा। अगर बिजनेस में ऐसे सामान का उत्पादन हो रहा है जिसकी मांग बहुत जल्दी जल्दी बदलती है, तो वहां पर जोखिम ज्यादा है। अगर कोई ऐसा सामान है जो कि बहुत लग्जरी आइटम है, विलासिता का सामान है, जैसे कार हो गया, ठीक है, तो ये सब सामान के अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो इसमें जोखिम ज्यादा होता है। डेली आइटम्स, जो कह सकते हो कि ड्यूरेबल आइटम्स होते हैं, वो है उपभोक्ता वस्तुएं, उनमें जोखिम कम होता है। जैसे दूध हो गया, बटर हो गया, सब्जियां हो गई, इसको अगर आप बेच रहे हो तो इस तरह के सामानों में जोखिम की मात्रा कम है, क्योंकि ये डेली उपभोग किए जाते हैं और इनमें थोड़ा बहुत चेंजेस होने से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जोखिम हो जाएगा, ठीक है, व्यवसाय को या व्यवसायियों को। तो ऐसे सामान बच्चा जिसमें कि जो सामान ज़्यादा यूज़फुल वाले हैं उसमें जोखिम कम है, लेकिन ऐसे सामानों का अगर उत्पादन कर रहे हो जो कि ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, विलासिता वाले सामान हैं, उनमें जोखिम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो जोखिम की मात्रा मुख्यतः व्यवसाय की प्रकृति, किस प्रकार का बिजनेस किया जा रहा है, और उसके आकार पर निर्भर करती है। जोखिम उठाने का प्रतिफल लाभ होता है। जितना ज्यादा जोखिम होगा उतना ज्यादा लाभ के चांसेस भी होंगे। तो जोखिम उठाने का प्रतिफल, रिवॉर्ड क्या होता है? प्रॉफिट होता है। बिजनेस में अगर आप ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाह रहे हैं, बड़ा सेफ साइड चलना चाह रहे हैं, तो आप प्रॉफिट भी कम ही कमाओगे, ये याद रखना। अब व्यावसायिक जोखिम किस कारण से होता है? बिजनेस रिस्क किन किन कारणों से हो सकता है? प्राकृतिक कारण, नेचुरल कॉजेस, जो कि प्रकृति से रिलेटेड है, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, सुनामी आना, ये सब क्या हो गए? ये सब नेचुरल आपदाएं हो गई, प्राकृतिक आपदाएं हो गई, ठीक है, जिसका पर बिजनेसमैन का या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। ये प्रॉब्लम अराइज हो ही जाती हैं, ये संभावनाएं जब ये होंगी तो जोखिम होगा ही होगा, लॉस होगा ही होगा, बर्बादी होगी ही होगी। तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूचाल, बिजली का गिरना, भारी वर्षा हो जाना, अकाल पड़ जाना, इन पर मनुष्य का लगभग नहीं के बराबर नियंत्रण होता है और व्यवसाय में इनसे संपत्ति एवं आय की भारी हानि हो सकती है। दूसरा होता है मानवीय कारण। मानवीय कारण का मतलब होता है बेटा, जो वर्कर हैं, जो एम्प्लॉई हैं, जो प्रबंधन है, जो प्रबंधक लोग हैं किसी बिजनेस में अगर वो घूसखोरी कर दें, भ्रष्टाचार कर दें, चोरी कर दें, गबन कर दें, तो उसकी वजह से भी बिजनेस को लॉस होता है। इसे कहते हैं मानवीय कारण। जैसे कि मजदूर स्ट्राइक पे चले जा रहे हों, हड़ताल कर रहे हों, जिसकी वजह से काम जो है वो ठप हो गया हो, ठीक। तो मानवीय कारणों में कर्मचारियों की बेईमानी, लापरवाही, अज्ञानता शामिल होती है, ठीक। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण क्या होते हैं? जो कि इकोनॉमिक सिस्टम से जुड़े होते हैं, जैसे कोई तकनीक में परिवर्तन आ जाना, किसी कह सकते हो कि किसी आर्थिक कारण में क्या आ सकता है बेटा, जैसे कि मान लो कि मांग में कोई चेंज आ जाए, महंगाई का स्तर बढ़ जाए, कर की दर बढ़ जाए या घट जाए, तो इन वजहों से भी कह सकते हैं कि बिजनेस को लॉस होता है। इन कारणों में माल की मांग में अनिश्चितता, कंपटीशन का लेवल बढ़ना, प्राइस का घटना या बढ़ना, ग्राहकों से जो राशि है उसका भुगतान न मिलना, तकनीक में कोई चेंजेस आ जाना, प्रोडक्शन के मेथड में कोई चेंजेस आ जाना, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे कि फाइनेंशियल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक है, उन्होंने अगर ब्याज की दर को बढ़ा दिया तो लोन महंगा हो जाएगा,
लोन महंगा हो जाएगा तो फिर आप ज़्यादा पूंजी नहीं लगा पाओगे, ज़्यादा पैसे का प्रबंध नहीं कर पाओगे, व्यवसाय को अच्छे से बढ़ा नहीं पाओगे, ठीक है, जिसकी वजह से जोखिम हो सकता है। कर की भारी मात्रा में वृद्धि हो जाए, सरकार अगर करों को बढ़ा दे तो भी जोखिम बढ़ जाएगा, है ना। तो इसे आर्थिक कारण बोलते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी होते हैं, जैसे राजनीतिक उथल पुथल हो जाना, कोई सरकार का बदल जाना, ठीक है, या फिर कोई मशीन में खराबी आ जाना, या फिर कोई कह सकते हो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का घट या बढ़ जाना। तो ये कुछ अन्य कारण हैं जो कि तीनों प्रकार के कारणों में नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है, जोखिम हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी बेटा, खासतौर पे इन सारी चीजों की वजह से जोखिम जो है वो पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या देखा, बेसिकली हमने यहाँ पर जोखिम के बहुत सारे प्रकार देखे, ठीक। अगर मैं बात करूं कि व्यवसाय में लाभ की भूमिका क्या है, अक्सर हम कहते हैं ना कि हर तरह का बिजनेस हो, अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो बिजनेस में और सिर्फ चैरिटी या दान के लिए किसी सामान को किसी दूसरे को दे रहे हो, तो उसे बिजनेस नहीं बोलते हैं। तो लाभ इतना ज़्यादा जरूरी क्यों है किसी बिजनेस को चलाने के लिए या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? इस लाभ को हम लोग मुख्य उद्देश्य क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं क्योंकि लाभ अगर किसी बिजनेस में नहीं होगा तो बिजनेस जो है वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। लंबे समय तक जीवित नहीं रहने का मतलब है कि लंबे समय तक चल नहीं पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। कितने टाइम तक एक बिजनेसमैन अपने जेब से, अपने पॉकेट से पैसा भरता रहेगा अगर उसे प्रॉफिट ना हो? तो सामान बेचता रहेगा या सामान का उत्पादन होता रहेगा? नहीं होगा ना। एक समय के बाद ऐसा लगेगा बिजनेसमैन को कि वो क्या क्यों कर रहा है, उसे कुछ मिल ही नहीं रहा है। वो वर्कर को सैलरी अपने घर के मतलब सामानों को बेच करके दे रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके दे रहा है, तो वो बिजनेस क्यों करे, है ना। अपने बिजनेस को बंद कर देगा या बहुत ज्यादा हानि नहीं उठा पाएगा। तो व्यवसाय में लाभ इसलिए जरूरी है, प्रॉफिट इसलिए जरूरी है ताकि बिजनेस लंबे समय तक चल सके। अति शीघ्र विकास के लिए अगर आपको नए ब्रांचेस खोलने हैं, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कई सारे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कई सारी संस्थाओं का निर्माण करना है, तो आपको लाभ भी कमाना होगा। यानी व्यवसाय की वृद्धि के लिए, विकास के लिए लाभ जरूरी होता है। कुशलता वृद्धि के लिए बेटा, अगर आपको मशीन आप अच्छी अच्छी खरीदोगे, नई तकनीक वाली मशीन खरीदोगे, तभी आप उस मशीन का यूज करके कॉस्ट को कम कर सकते हो, है ना। तो संसाधनों की बर्बादी को कम कर सकते हो। तो कुशलता का मतलब होता है कि कॉस्ट में कमी करना, और कॉस्ट में कमी तभी होगा जब हमारे पास अच्छी मशीन होगी, और मशीन को खरीदने के लिए हमें पैसे चाहिए, यानी लाभ चाहिए। तो लाभ होगा तभी ना आप इन्वेस्ट कर पाओगे मशीनों में। प्रतिष्ठा व पहचान बनाने के लिए बेटा, कोई भी बिजनेस, बड़ा बिजनेस तब बनता है जब उसमें लाभ होता है, और बड़ा बिजनेस बनने का मतलब होता है कि उस बिजनेस को लोग जान रहे हैं। जैसे आपके क्या है, अंबानी हो गए, अडानी हो गए, ठीक है, टाटा हो गए। तो इन लोगों को लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो ज्यादा लाभ कमा रहा है, अच्छी सेवा दे रहा है, ठीक है। तो वो बिजनेस जिसकी पहचान ही उसके लाभ से होती है। कोई भी बिजनेस को अगर आपको प्रतिष्ठा चाहिए, अपने समाज में स्थान चाहिए, बिजनेस को ग्रोथ करना है, समाज में अपना नाम बनाना है, तो उसको लाभ कमाना होगा। गुडविल बनानी है तो लाभ कमाना होगा। अधिक लाभ अर्जित करने के लिए बेटा, देखो बेटा, आने वाले समय में ज्यादा लाभ कमाने के लिए भी वर्तमान में जो आप काम कर रहे हो उसमें लाभ होना चाहिए। तो क्योंकि मैंने ये बोला ना कि गुडविल जो होती है, किसी भी व्यवसाय की जो ख्याति होती है, उसके द्वारा अर्जित लाभ से मानी जाती है। तो अगर आपने लाभ कमाया है तो आगे भी आप लाभ कमाओगे, और हानि में चल रहे हो, लॉस में चल रहे हो, तो फिर आगे भी लॉस की संभावना ज्यादा रहेगी, प्रॉफिट की कम रहेगी, ठीक। तो इन वजहों से हम कहते हैं कि बिजनेस में लाभ जो है, प्रॉफिट जो है, वो बहुत जरूरी है।
बिजनेस को जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, नए नए तकनीकों का प्रयोग करने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए और प्रॉफिट की मात्रा को भविष्य में बढ़ाने के लिए लाभ जरूरी है, प्रॉफिट जरूरी है। तो इन वजहों से हमने ये देखा कि ये सारी चीजें क्यों जरूरी थी। तो यहाँ पर बेसिकली बेटा आज हम लोगों ने इन सारे टॉपिक्स को कवर किया, तो मैं यहाँ पर आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि हम बिजनेस को बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं। कुछ शॉर्ट में समराइज करके मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगी इस पूरे चैप्टर नंबर 1 में, जिसकी वजह से आप पूरा निष्कर्ष या कंक्लूड कर सकते हैं इस चैप्टर को। ठीक, कैसे कर सकते हैं जल्दी से देख लेते हैं फट से। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करते हैं बिजनेस की, व्यवसाय की। व्यवसाय क्या है? ये एक आर्थिक क्रिया है। क्या है? आर्थिक क्रिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? वह क्रिया जिसमें कि मनी इन्वॉल्व हो, धन इन्वॉल्व हो, या ऐसी कोई भी काम जिसमें हम धन कमाएं, ठीक है, उसको हम आर्थिक क्रिया बोल सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद क्या आता है? इसमें क्या करते हैं? किसी वस्तु का या सेवा का उत्पादन करते हैं या किसी वस्तु और सेवा को प्राप्त करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं। ठीक है, वस्तु या सेवा का उत्पादन एवं प्राप्ति की जाती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या है बेटा? तीसरा क्या करते हैं इसमें व्यवसाय में? वस्तु और सेवा का, वस्तु या सेवा का क्रय एवं विक्रय, क्रय विक्रय किया जाता है, जिसे हम विनिमय भी बोल सकते हैं। विनिमय शामिल होता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपने कोई वस्तु बनाया और उसका स्वयं उपभोग कर लिया तो आप बिजनेस कर रहे हो क्योंकि आप प्रोडक्शन कर रहे हो। नहीं, आपको उस सामान को क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा, विक्रय करना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस कर रहे हो। और ये क्रिया क्या होगी बेटा? ये क्रिया आपको, यानी किसी सामान को बेचने और खरीदने की जो क्रिया है वो लगातार करनी पड़ेगी। लगातार वस्तु एवं सेवा का क्रय विक्रय होना चाहिए। का क्रय विक्रय व्यवसाय है। और क्या है इसमें? इसमें हमेशा 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 लाभ मेन उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, और क्या है इसमें? इसमें हमेशा ही ये चीज याद रखिएगा बच्चा कि इसमें जोखिम निहित होता है, रिस्क जो है वो निहित होता है। बिना कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के कल्पना नहीं की जा सकती है, जोखिम निहित होता है। ये बिजनेस है और यही बिजनेस की विशेषताएं भी कही जाएंगी कि व्यवसाय क्या है? व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। ठीक, इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की वो क्या डिस्कस की हैं? इसके बाद मैंने आपको बताया था कि व्यावसायिक क्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, यानी बिजनेस एक्टिविटीज भी कितने तरह की होती हैं। तो व्यावसायिक क्रियाओं के प्रकार। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा? इसमें बेसिकली बिजनेस की क्रियाएं दो तरह की होती हैं। एक होता है उद्योग और दूसरा होता है वाणिज्य। ठीक है, उद्योग क्या होते हैं? उद्योग क्या होते हैं? जहां पर किसी वस्तु, जहां पर वस्तु या सेवा का उत्पादन कार्य होता है, उत्पादन कार्य किया जाता है, उसको हम लोग उद्योग कह सकते हैं। ठीक है, उद्योग के भी प्रकार होते हैं बच्चा।
उद्योगों के भी प्रकार होते हैं, उद्योगों के भी प्रकार होते हैं। ये मेनली क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं, प्राथमिक, ठीक है, गौड़ यानी द्वितीयक, और दूसरा क्या हो गया, सेवा यानी तृतीयक, सेवा उद्योग, ठीक है। इसके बाद देखिए वाणिज्य क्या होता है। वाणिज्य में 2 चीजें आती हैं। पहला क्या है वाणिज्य में जो चीजें आती हैं, कॉमर्स में व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं, व्यापार की सहायक क्रियाएं। अब इसको भी देखिए बेटा, व्यापार में क्या मतलब है, व्यापार का मतलब होता है किसी वस्तु या किसी सेवा का क्रय और विक्रय करना, बेचना और खरीदना, बनाना नहीं बल्कि बेचना और खरीदना। तो वस्तु एवं सेवा का क्रय एवं विक्रय करना क्या कहलाएगा, व्यापार कहलाएगा, ठीक। और व्यापार भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार। आंतरिक व्यापार क्या होता है, जब किसी वस्तु का या किसी सेवा का अपने देश की सीमा में ही बेचा और खरीदा जाता है, किसी देश के अंदर ही किसी वस्तु या सेवा को बेचा और खरीदा जाता है, तो इसे आंतरिक व्यापार बोलते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, जहां हम किसी वस्तु को किसी दूसरे देश को बेच रहे हैं या किसी दूसरे देश से खरीद रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो विदेशी व्यापार हो गया, ठीक। व्यापार की सहायक क्रियाओं में क्या चीजें आती हैं बेटा, जो व्यापार को यूजफुल बनाती हैं, उपयोगी सेवाएं देती हैं। जैसे इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसमें आता है आपका व्यापार की सहायक क्रियाओं में बैंकिंग आता है, बैंकिंग हो गया, ठीक है, परिवहन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के साधन हो गए, भंडारण हो गया, वेयर हाउसेस डिपार्टमेंट हो गए, विज्ञापन हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गया, मुख्यतः बीमा हो गया, बीमा सुविधाएं हो गई, जो कि बहुत सारी व्यापार की बाधाओं को दूर करती हैं, जिसे हम व्यापार की सहायक क्रियाएं बोलते हैं। और वाणिज्य इन्हीं दोनों से मिलकर के बना है, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। तो ये देखो, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं ये क्या कितने तरह की होती हैं, मुख्यतः 3 तरह की होती हैं। ये 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी, एक तो आपने व्यवसाय खुद ही देख लिया क्योंकि इसमें, ठीक। दूसरा कौन सा था, दूसरा था पेशा, प्रोफेशन। और तीसरा क्या था बेटा, तीसरा था रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब व्यवसाय में हमने पहले ही बता दिया कि व्यवसाय में क्या होता है, किसी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और क्रय विक्रय शामिल होता है नियमित आधार पर, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और जोखिम इसमें अंतर्निहित होता है। ये एक आर्थिक क्रिया है, ठीक है। पेशा क्या होता है बेटा, पेशा में एक विशिष्ट नॉलेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है, विशिष्ट ज्ञान की, विशिष्ट ज्ञान कौशल की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, पेशेवर संघ होते हैं इसमें, जो कि डिग्री को या कोर्सेज को या कॉलेजेस को मान्यता देते हैं। पेशेवर संघ का होना जरूरी होता है डिफरेंट पेशे के लिए। आचार संहिता, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं जिसका पालन किया जाता है। आचार संहिता का होना बेहद जरूरी होता है। सेवा भावना इनका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। तो पेशे से संबंधित ये सारी मुख्यतः विशेषताएं होती हैं। अगर मैं बात करूं रोजगार की, तो रोजगार की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, रोजगार किसी दूसरे के लिए कार्य करना होता है, ठीक है। दूसरे के लिए कार्य करना रोजगार कहलाता है, के कार्य के लिए
के लिए कार्य करना। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कह सकते हो कि पूंजी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसमें नॉलेज की या कह सकते हो ज्ञान की आवश्यकता है। किससे संबंधित? जॉब से रिलेटेड। तो कार्य से संबंधित ज्ञान की आवश्यकता होती है, ज्ञान की या डिग्री की आवश्यकता होती है। ज्ञान की आवश्यकता जरूरी है इसमें। ये एक समझौते के आधार पर किया जाता है बेटा, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझौता होता है नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य। ठीक, और इसमें क्या होते हैं? इसमें बेटा किसी भी प्रकार की कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब जोखिम जो होता है वो इसमें नहीं पाया जाता है। पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है इसमें एंटर करने के लिए, जोखिम इसमें नहीं पाया जाता है, जोखिम नहीं होता है इसमें। ठीक है, ये सारी इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जबकि व्यवसाय में क्या होता है? व्यवसाय में जोखिम भी होता है, पूंजी की जरूरत भी होती है, और इसमें लाभ जो होता है वो प्रतिफल होता है। जबकि व्यवसाय में जो पैसा होता है उसका प्रतिफल क्या होता है? फीस होता है। और रोजगार का प्रतिफल क्या होता है? वेतन या मजदूरी या सैलरी होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस थे। इसके बाद का जो टॉपिक था जो हमने स्टडी किया वो क्या था? वो हमारा था टॉपिक जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जोखिम क्या होता है, जोखिम या व्यावसायिक जोखिम, व्यावसायिक जोखिम। तो यहां पर देखो बेटा, व्यावसायिक जोखिम का मतलब होता है लाभ की अनिश्चितता, लाभ की अनिश्चितता, अनिश्चितता को हम लोग जोखिम कहते हैं, जोखिम कहते हैं। और बेसिकली जो जोखिम होता है, ठीक है, लाभ जो होता है, लाभ जोखिम वहन करने का पुरस्कार होता है, रिवॉर्ड होता है। पुरस्कार है। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा, इसके बाद आपका आता है जोखिम की जो मात्रा है वो घटती बढ़ती रहती है, व्यवसाय की प्रकृति और प्रकार पर निर्भर करती है। जोखिम के किस वजह से होता है? तो जोखिम के जो कारण होते हैं वो मानवीय, प्राकृतिक, आर्थिक एवं अन्य कारण से जोखिम उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। तो ये सारी चीजें इस पूरे के पूरे चैप्टर में बेसिक आप लोगों ने पढ़ी है। सारी चीजों को हम समराइज कर सकते हैं, इन पॉइंट्स में कर सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल बेटा फंडामेंटल ऑफ बिजनेस है, एक बिजनेस का आधार है कि बिजनेस की इसमें मीनिंग, इसकी विशेषताओं को बताया गया है, बिजनेस के प्रकार को बताया गया है, किस तरह की बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, उद्योगों को बताया गया है, आर्थिक क्रियाओं के प्रकारों को बताया गया है, पेशा, रोजगार और बिजनेस में अंतर को बताया गया है। इस पूरे चैप्टर में व्यावसायिक जोखिम के बारे में बात की गई है और लाभ की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों होती है किसी बिजनेस को, इन सारी चीजों के बारे में बात की गई है। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा इन्हीं सारे बिंदुओं को कवर करता है। इसके लिए बेटा आपको क्या करना है, ये सारी चीजें जब आप वीडियो को देखते हो, अच्छे से देखने के बाद जो भी चीजें आप समझते हो, फिर आपको सारी हेडिंग्स को प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज आपको लिखना है, यानी आपको नोट्स राइटिंग करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको इसमें करना है, नोट्स प्रिपेयर करना है बच्चा, और वो भी अपने शब्दों में करना है, अपने शब्दों में करना है, समझ करके। तब जाकर के ये चैप्टर आपका जो होगा वो कंप्लीट चैप्टर माना जाएगा।
और जस्ट जैसे आज हमने ये चैप्टर किया है तो जस्ट उसके दूसरे दिन बाद इसी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग क्या कर लेंगे यानी रिवाइज कर लेंगे, क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कस कर लेंगे। तो ये चैप्टर हमारा जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट माना जाएगा। तो बस आपको यही करना है, ये सारे गाइडलाइंस को फॉलो करना है और अपने NCERT को फॉलो करना है और अच्छे से पढ़ाई मजबूती के साथ करते रहना है, तब जाकर के चैप्टर नंबर 1 आपका कॉमर्स का बिजनेस स्टडीज का कंप्लीट माना जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।